प्रोग्राम जम कैसे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाजरीन, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के एसपीएस के इंटरव्यूज हम लोगों ने किए, उनकी प्रोफाइल्स के बारे में आप लोगों को बताया कि वो अपने इलाके में कैसे जराइम को कम करते हैं। लेकिन आज हम मौजूद हैं जेहलम में, और जेहलम के इलाके सदर के जो डीएसपी हैं अकरम गोंदल साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें बताएंगे कि वो अपने इलाके में कैसे जराइम को कम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने टाइम दिया, अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और हम लोगों से गुफ्तगू करने लगे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पुलिस में आने का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? जी थैंक यू वेरी मच। आफ्टर ग्रेजुएशन वो सर्विस के लिए एक दो जगह अप्लाई किया था, तो इधर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो लकीली आई वाज सिलेक्टेड एज एएसआई इन 1988। तो फैमिली में कोई था पुलिस लाइन में, या कोई शौक था या कोई इंस्पायरेशन थी किसी से? हाँ, मेरे कज़न थे, उनकी वजह से मैं भी इधर। उनकी वजह से, लेकिन कहा जाता है कि पुलिस वाले बहुत ज़्यादा बदनाम होते हैं, लेकिन फिर भी आप पुलिस में आ गए, पुलिस लाइन में। मैंने देखा है ये फूलों की सेज नहीं है, ये तो कांटों का एक बहुत बड़ा वो समुंदर है जिसे अबूर करना होता है। मुझे ये पता था कि ये इजी जॉब नहीं है, तो मैंने इसे पाया भी ऐसे ही है। इतनी टफ जॉब शायद ही कोई पाकिस्तान में हो। बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड किया कि पुलिस लाइन में ही जाना है। तो उसमें देखा जाए ना कि मेन है कि लोगों की सर्विस का आपको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, गरीब लोगों की मदद का और उन लोगों की मदद का जो मजलूम होते हैं, और मजलूम की मदद करके इंसान को जो रूहानियत की वो खुशी मिलती है, हैप्पीनेस, उसका कोई बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आपको जेहलम आए कितना वक्त हो गया, ये बताइएगा? ट्रांसफर हुआ करीब 1 साल होने को है। तकरीबन 1 साल हो गया है। तो क्या तब्दीलियां देखी आपने? जब आप यहाँ पर आए थे तो कितने जराइम होते थे और आपके आने के बाद कितने कम हुए? हमने अपने तौर पर हर अफसर अपने तौर पर वो अटमोस्ट अपनी कोशिश करता है कि वो क्राइम को निप द इविल इन द बड, बुराई को शुरू से ही उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये ख़त्म तो नहीं हो सकती। जिस तरह ये सोसाइटी ज़्यादा बढ़ रही है, इसी तरह जराइम भी पॉपुलेशन के साथ ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हमारी उसमें ये होती है कि सबसे ज़्यादा जिसके साथ जुल्म हुआ होता है उसे हम इंसाफ दे सकें। अगर हम किसी को इंसाफ ना दे सके तो फिर ना इस पुलिस का कोई फ़ायदा है, ना इस सोसाइटी का फ़ायदा है। लेकिन लोगों की तरफ से ये बोला जाता है कि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है, बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों की बात नहीं सुनी जाती। क्योंकि एक फ्रीक के खिलाफ फैसला जाना होता है, उसमें एक फ्रीक गलत होता है, दूसरा फ्रीक सच्चा होता है। अब अगर सच्चाई का मेरिट का साथ देंगे तो डेफिनेटली एक आदमी के खिलाफ तो फैसला जा ही जाएगा। अब जिसके खिलाफ फैसला जाएगा वो तो कभी हम पे राज़ी नहीं होगा। अगर राज़ी होगा तो ये जेलों में इतने ज़्यादा लोग तो ना जाते। अगर हम लोगों को, सारे लोगों को, ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको भी राज़ी करना शुरू कर दें तो फिर ही हो सकता है। ये तो मुआशरे का ये दो रुख है। इसमें बेसिक ये होती है कि इंसान का अपना ज़मीर मुतमईन हो कि मैंने ये काम किया है, ये फ़ैसला किया है, इस पर मेरा अल्लाह भी राज़ी है और मेरा ज़मीर भी मुतमईन है। पहले थाना कल्चर के बारे में बोला जाता था कि एसएचओस और डीएसपीज जो एमपी एमएनएज होते हैं उनकी मर्जी से आते हैं। तो अभी क्योंकि नई गवर्नमेंट आ गई है, और इसमें आपने क्या तब्दीली देखी है? मैंने अपने सारे करियर में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं देखी कि एमपीए एमएनएज की मर्जी से वो डीएसपी या एसएचओ आते हैं। शायद ये आपके साथ नहीं हुआ होगा। मेरी आज तक कहीं भी मेरी अप्रोच नहीं हुई किसी एमपी एमएनएज की वजह से, मैं पोस्टेड नहीं हुआ। इवन कि मैं अपनी करियर में 2 मरतबा यूएनओ के तहत इम्तिहान देकर वो सिलेक्शन मेरी फ़ॉरेन डेपुटेशन पे हुई, और फ़ॉरेन में भी जितने यूएनओ के मेंबर ममालिक हैं, तकरीबन एक में 120 ममालिक की पुलिस थी, उनके साथ काम किया है। एक में 110 ममालिक की पुलिस थी, उनमें काम किया, और उनमें पाकिस्तान का नाम जो टॉप पे 3 ममालिक आते हैं इनमें होता था। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर हमने फ़ॉरेन में अपने आप को पेश किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो वहाँ भी पाकिस्तान का हमने नाम रोशन किया है।
वहाँ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान का नंबर आता था। ठीक हो गया। ये बताएं कि SHOs अगर कोई किसी केस में कार्रवाई नहीं करते हैं, टाइम पे कार्रवाई नहीं की जाती है, तो क्या आप उनको अपने पास बुलाते हैं और पूछगिछ की जाती है कि आया इस केस को बहुत ज़्यादा देर हो गई है, आप इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? डेफिनेटली यही होता है, सुपरविजन का यही काम होता है कि अगर वो किसी लेवल पे उनको कुछ समझ नहीं आ रही तो उनको ये गाइड किया जाता है कि इस चीज़ को आप दोबारा चेक करें, इस चीज़ में कोई कमी रह गई है, अदरवाइज इस केस को हल हो जाना चाहिए था। पिछले दिनों में एक थाना मंगला में वाक़या हुआ, एक बंदे के 3 बच्चे कत्ल हो गए थे 2 साल पहले। वो मुलज़िम पकड़े गए, उनका केस ट्रायल हो गया था। अब फैसला एंड पे आ गया तो अचानक उनका वालिद एक दिन गायब हो जाता है। उसके तीनों बेटों का जो कत्ल का मामला है वो फाइनल होने जा रहा था तो चंद हफ्ते पहले उनका वालिद मिस हो गया। तो हमने फौरी तौर पर उसकी FIR दर्ज की। उनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि हमारा वालिद कहाँ गया है, कैसे गया है, किस तरह गया है। तो हम इन्वेस्टिगेशन करते करते वो हाफिजाबाद पहुँचे जहाँ वो रुका था। वहाँ से तहकीक की तो 2 बंदे पकड़े, उन्होंने कहा कि हम उसे सियालकोट ले जाकर हमने उसे कत्ल कर दिया है, उसे वहीं दफन कर दिया है। तो फिर सियालकोट जाकर वो डेड बॉडी वो उनकी निगरानी में वो निशानदेही करके वो दफन हुई, वहाँ से निकलवाई, उसे शनाख्त किया, उन तमाम मुलजमान को पकड़ कर वो जेल में भेजा। तो ये सारा कुछ मुमकिन ऐसे ही होता है कि वो हम उन पे नज़र रखते हैं SHOs और तफ्तीशी अफसरान के काम पे। अगर उनमें कहीं कोई हुक्म आ जाए तो उनको गाइड किया जाता है। नाज़रीन, अच्छे तरीके से कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद यहीं से जारी रखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी को जाया ना करो, चाहे तुम बहते हुए दरिया के किनारे पर ही क्यों ना खड़े हो। इसलिए पानी को महफूज करना भी एक सदका है। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान बदतरीन कहत साली का शिकार हो सकता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए पानी को महफूज करने और जाया होने से बचाने की अशद जरूरत है, जिसे हम रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात में शामिल करके बहुत आसानी के साथ पानी की बचत कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि हम गफलत और बेएहतियाती से कितना पानी जाया कर देते हैं? आइए आप भी सीखिए और इस सदका जारिया में शामिल हों। कार को धोने के लिए घरेलू पाइप के बजाय बाल्टी का इस्तेमाल करें। बाल्टी से कार धोने से 300 लीटर पानी की बचत होती है। फर्श को पानी के पाइप से धोने के बजाय झाड़ू या ब्रश से सफाई करें और गीले कपड़े से पोछा लगाएं। सिर्फ चंद कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन इस्तेमाल ना करें, बल्कि ज्यादा कपड़े जमा होने पर ही मशीन का इस्तेमाल करें। पानी की अहमियत को समझते हुए आप पर फर्ज है कि पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें। इसको जाया होने से बचाएं ताकि खौफनाक सूरत हाल से बचा जाए। अपने इर्द गिर्द में लोगों को पानी की बचत की तलकीन करें, क्योंकि पानी से जिंदगी है। क्या हुआ बेटी? हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, ये क्या बात हुई? मैंने 1000 दफा म्युनिसिपैलिटी वालों को शिकायत की है, मगर इस मुल्क का पता नहीं क्या होगा। इसका कोई हल नहीं है? अच्छा जाओ, जाकर खाना खाओ। कायद ने कहा ये मुश्तरका कोशिश और अपने मुकद्दर पे भरोसे से ही मुमकिन है कि हम पाकिस्तान की शक्ल में अपने ख्वाब पूरे कर सकें। ज़ैनब, ज़ैनब, बेटा ज़ैनब। कायदे आज़म, आप यहाँ? मेरा
पोस्टर मुझसे बातें? ख्वाबों में तो कुछ भी हो सकता है ना? ये एक ख्वाब है? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ख्वाब है। वाओ! आज तुम कह रही थी ना कि पाकिस्तान में हर जगह लोग कूड़ा फेंकते हैं। जी? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वाओ! वाह! इतना खूबसूरत। ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है और हम झील सैफुल मलूक पर हैं। वो क्या है? ये वो सारा कूड़ा है जो तुम अपनी जिंदगी में फेंक चुकी हो। मैंने अकेले इतना कूड़ा फेंका? सोचो, जब सब कूड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है? नहीं! तुम ये सब होने से रोक सकती हो। मैं अकेली? ज़ैनब, तुम सब कुछ बदल सकती हो। बस तुम्हें पहला कदम उठाना है। और वो क्या है? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब। ज़ैनब, ज़ैनब। ज़ैनब बेटा उठो, तुम किताब पढ़ते पढ़ते सो गई। ओह! क्या कर रही हो ज़ैनब? सफाई। आज अपना घर, कल पाकिस्तान। ये पहला कदम है। वेलकम बैक नाज़रीन। दोबारा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और अकरम गोंदल साहब से पूछते हैं कि जब बेस बदल कर वारदात की जाती है, लोग सिविल में निकलते हैं पुलिस वाले, और इस कार्रवाई करने पर आपको क्या हासिल होता है? क्या कोई फ़ायदा होता है इस कार्रवाई का? जिस कार्रवाई से हम मजलूम को इंसाफ दिला सकें, मैंने पहले आपको कहा था कि उसका एक प्लेयर होता है इंसान को। जब हमें सक्सेस मिलती है तो उस प्लेयर का आप लोगों को शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जब हम एक केस पे काम करते हैं और वहाँ से काफ़ी मेहनत के बाद हम किसी नतीजे पर पहुँच कर जाते हैं, तो हम एक दूसरे को उस पर मुबारकबाद देते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। मुबारकबाद दी जाती है। ये बताइएगा कि इतने साल हो गए आपको पुलिस में काम करते हुए, कोई ज़िंदगी का एक ऐसा मुश्किल केस जिसको हल करते हुए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हों? हमें हर वक्त ही प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा केस नहीं है कि जो इजीली हल हो जाए। हर केस पे उसके कैटेगरीज के मुताबिक अलग-अलग वो मेहनत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत ब्लाइंड मर्डर पर होती है। ब्लाइंड मर्डर चूँकि बहुत बड़ा एक संगीन वक़ूआ होता है, एक संगीन जुल्म हुआ होता है, एक अन्याय हुआ होता है फैमिली के साथ, उन लोगों के साथ, और ब्रूटली वो मर्डर कर दिया जाता है और उसको वो अपने निशान नहीं छोड़ते। फिर हम वो मेहनत करके जब उन चीज़ों तक पहुंचते हैं तो फिर हम फील करते हैं कि खुशी होती है। या अल्लाह आपका शुक्र है कि उस अल्लाह ने हमें तौफीक दी, इन कातलों तक हम पहुँचे। तो उस अल्लाह का हम सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं, फिर हम एक दूसरे को कहते हैं कि कोई ऐसा केस जिसमें आपको कत्ल की धमकियां दी गई हों और आपको कहा जाता हो कि इस केस को बंद कर दें वरना आपको मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, कोई ऐसा वाकया हुआ कभी? नहीं, कभी भी नहीं हुआ? कभी नहीं, कभी। अगर हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम छोड़ेंगे तो नहीं है कि हम अपने असल मकसद को छोड़ देंगे, ये कैसे हो सकता है? पहली तो बात यह है कि ये वेरी रेयर है, बहुत कम है। पार्टियां होंगी, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कहा कि अगर ये आप काम करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पर हम तो उससे तो क्लू मिल जाता है कि ये वो असली मुल्ज़म है। अगर कोई हमें धमकी देगा, अब तो चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, फोन से आप ट्रैक कर सकते हैं, FIA के जरिए पता चल सकता है। यही कह रहा हूँ ना, अगर कोई ऐसा क्लू दे हम तो उसे थैंक्स बोलेंगे कि इसने ये ऐसी बात की है। एक मरतबा मैं कोई इस तरह की कॉल थी, इस तरह की नहीं कि उसने डायरेक्ट हमें थ्रेट किया था, तो ऐसी कॉल थी कि आप इससे पीछे हटें, तो हम पीछे हटने के बजाय उससे हमें क्लू मिल गया और हमने उस बंदे को पकड़ लिया।
उसे अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दे दी। वो क्या झेलम का ही था? नहीं, वो किसी और इलाके था डकैती के वो मुलजमान थे, वो हमने पकड़ लिए बाद में, उस कॉल पे ही वो पकड़े गए। कॉल वो ट्रेस कर ली? डायरेक्ट बात ऐसी नहीं करते मुलजमान, चूँकि बहुत तेज़ होते हैं, वो डायरेक्ट हमें वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो हमें वो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। वो डायरेक्ट ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता होता है कि दैन तो पुलिस हमें वो खुद ही धर लेगी। ऐसी बात पुलिस को पहुंचना आता है कि मुलजिम तक कैसे पहुंचना है। हम तो चाहते हैं कि कोई सीढ़ी हमें मिले, कोई सीढ़ी मिले, ऐसा कोई लिंक मिले, ऐसी कोई चीज़ मिले जिससे हम वो जांच सकें कि ये मुलजमान है। फिर इन्वेस्टिगेशन, किसी भी केस को इन्वेस्टिगेशन करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या अमल होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं और फिर कैसे उसको एंड? सबसे पहले तो ये होता है कि वो क्राइम सीन को विजिट किया जाता है, जहाँ वक़ूआ हुआ होता है उसको विजिट करने से ही काफ़ी चीज़ें हमें सामने आ जाती हैं, क्लू मिल जाते हैं आपको। वहाँ एविडेंस तो होती है ना, एक वहाँ कत्ल हो जाता है तो सबसे पहले वहाँ डेड बॉडी होगी, डेड बॉडी पे देखेंगे कि उसको किस चीज़ से कत्ल किया गया है, छुरी से किया गया है, पिस्टल से किया गया है, राइफल से किया गया है। अगर वहाँ कोई क्लू नहीं मिलता तो फिर उसके बाद ये नहीं हो सकता कि वहाँ क्लू ना मिले, ये हो सकता है कि हम, लेकिन वो मर्डर करने वाला लेके भी तो साथ जा सकता है ना, वापस भी तो लेके जा सकता है, जरूरी नहीं है वो वहीं रख जाए। मुजरिम अपने निशानात छोड़ जाता है। अब जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसने यही साबित किया है कि मुलज़म अपने वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले अपने निशानात वहाँ छोड़ जाता है। ये अब हमारा काम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, वो लैब है, उसका अमला इतना वो एक्सपर्ट है और इतनी उनको फैसिलिटीज़ हैं कि वो एक एक चीज़ को हम परख लेते हैं। और जितने हम हिनियस क्राइम ये हैं इनमें हम अब गवर्नमेंट ने लाजमी कर दिया है कि आप फोरेंसिक साइंस को सबसे पहले कॉल करें। किसी भी जगह पर अगर वारदात होती है और 15 पे कॉल की जाती है और उसके बाद फिर कॉल वो आपको मौसूल होती है, तो कितनी देर में आप मौका पर पहुंच जाते हैं उस वारदात? ये रूरल एरिया में वो 12 मिनट है टाइम गवर्नमेंट की तरफ से वो जो दिया गया है उसमें वो। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो जाए और आगे जाके आपको कुछ नहीं मिले, उसमें हमारी ये प्रायोरिटी होती है। अब हमने वो पूरा उसका वो शेड्यूल तरतीब दिया हुआ है, हम उनसे पूछते हैं ये लेट क्यों हुआ। अब 15 की कॉल वो डायरेक्ट वो डीएसपी को भी आती है, तो हम फॉलो अप उससे लेते हैं भाई कौन गया है मौके पे, किसको कॉल वसूल की गई है और उस वहाँ क्या हालात हैं। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट होता है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो उस क्राइम सीन को जाकर लोगों को अवेयरनेस भी दे और उस क्राइम सीन को महफूज कर ले। ड्यूटी अफसर बाद में पहुंचता है, वो सारी चीज़ें बाद में पहुंचती हैं, लेकिन वो जो पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट होता है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो जाकर क्राइम सीन को महफूज कर ले। जब वो क्राइम सीन को महफूज कर लेता है देन वो एविडेंस महफूज हो जाती है जो वो मुलजमान वहाँ छोड़ गए होते हैं। एविडेंस हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसको अगर मुजरिम ना पकड़ा जाए, आपके पास कोई ऐसा क्लू नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हैं? क्या वो केस पेंडिंग रहता है? नहीं, मुलजिम की गिरफ्तारी पेंडिंग रहती है। अगर वो मुलजिम होगा तो उसकी गिरफ्तारी पेंडिंग हो सकती है, वो भाग जाए, अगर किसी फॉरेन कंट्री में छुप जाए जाकर। तो अब तो हमने वो भी इंटरपोल से भी वो रब्ता कर रेड वारंट हासिल करके वो सारी चीज़ें उनको वापस ले आते हैं। अभी आपके पास चूंकि 4 थाने आपके अंडर में आते हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं आप? विजिट करते हैं थानों में जाके या फिर एसएचओस को यहाँ पे बुलाया जाता है? सबसे पहले ये है कि अगर वहाँ कोई हीनियस क्राइम हो तो डेफिनेटली मैं भी उसी वक्त मौके पर पहुँच जाता हूँ। जब वो कॉल चलती है कि ये वहाँ कोई कत्ल हो गया है, डकैती हो गई है या कोई बड़ा वाक़या हो गया है, अगर आप कहीं और बिजी हो तो उसके बाद फिर मैं उधर से उसी वक्त सारी मसरूफियात छोड़कर वो चला जाऊंगा। वो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं सबसे पहले आईओज़ के साथ या एसएचओ के साथ मैं खुद भी विजिट कर लूँ। क्राइम रेट में कोई कमी आई है आप जब यहाँ आए, क्योंकि आपको साल हो गया? अल्लाह का बहुत फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि जितने केसेस आए हैं हमने उसमें 90% ट्रेस किए हैं और मुलजमान को जेल में भेजा है। गश्त के लिए जब पुलिस बाहर निकलती है तो वो किस टाइम निकलती है, क्या टाइमिंग है उनकी, कितने पुलिस वाले निकलते हैं? वो हमने मोबाइल के अलग टाइमिंग है, मोटरसाइकिल पे जो गश्त भिजवाई जाती है उसके अलग टाइमिंग है,
اور اس میں وہ ہم چینجز لے آتے ہیں. جس علاقے میں جس ٹائم پہ وہ وارداتیں اگر ہوں تو ہم وہاں گشت انہانس کر لیتے ہیں. جس علاقے میں کرائم نہ ہو یا واردات نہ ہو رہی ہو تو وہاں کم پیٹرولنگ ہوتی ہے. جہلم کے کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں زیادہ کرائم ہوتے ہیں اور کس طرح کے کرائم کی ہوتے جی ٹی ہیں؟ روڈ پہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ان میں ایکسیڈنٹ ہیں, رازنی ہیں, چوری ہیں. جہاں بھی گنجان آباد علاقے ہوتے ہیں وہاں کرائم زیادہ ہوتا ہے. لیکن نسبتاً جہلم ایک پرسکون ضلع ہے. لوگ یہاں کے اویئرنیس ان میں زیادہ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تو وہاں پھر کیا کرتے ہیں آپ جہاں لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے؟ جہلم میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں اویئرنیس نہ ہو. میں نہیں سمجھتا. یہ 47 سے پہلے یہ لوگ آرمی میں تھے. پاکستان بننے کے بعد یہی لوگ یہ آرمی میں آگے آ گئے اور ان کے ہی اولاد وہ جرنیلوں تک پہنچی. منگلا ڈیم نے ان کی وہ معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا. یہ لوگ فارن چلے گئے. اب زیادہ لوگ یہ سروسز میں ہیں, زیادہ آرمڈ فورسز میں ہیں. سیکنڈ پرائرٹی پہ یہ لوگ ابراڈ میں ہیں, ان کی نیشنلٹیاں ہیں, سارے معاملات ہیں. ناظرین ابھی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور واپس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. موٹر سائیکل حادثات کی بڑی وجہ لاپرواہی. موٹر سائیکل پر سواری کے وقت کپڑے سمیٹ کر بیٹھے. السلام علیکم جی. آج میں نے اپنی شروعات اپنے تکیے کلام کے بجائے سلام سے کی. کیوں؟ کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اس سے اچھی دعا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے زیادہ سے زیادہ سلام کریں, ہاتھ ملانے سے گریز کریں, کیونکہ ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس وائرس سے متاثر ہے. اس لیے سوشل ڈسٹینس بہت ضروری ہے تاکہ یہ وائرس ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر نہ ہو سکے. ہر آدھے گھنٹے بعد 20 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھ دھوئیں, اور اگر کسی کو نزلہ زکام ہے تو اس سے 2 میٹر کی دوری اختیار کریں. اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھیں. یاد رکھیں کہ جان ہے تو جہان ہے, ورنہ سب کچھ بیکار ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, مگر فاصلے کے ساتھ. ہم مل کر انشاءاللہ اس وائرس کو ہرائیں گے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. ہر محاذ پر جتنا ہمیں آتا ہے. تو اے کرونا ہم سے نہ الجھنا, ورنہ اگر ہم نے ایکا کر لیا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. بقول علامہ اقبال, ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم تیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ایٹ دا اینڈ گھبرانا نہیں, ہرانا ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جاری کرتے ہیں اور اکرم گوندل صاحب سے دوبارہ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اکرم صاحب, مجرموں کو عدالتوں میں لے کے جایا جاتا ہے, وہاں کس کس طرح کے پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں؟ ہمیں اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے جب وہ ان کے مدعی ان کو معاف کر دیتے ہیں, خاص کر یہ پراپرٹی کے کیسز میں. وہاں ہم بہت انیزی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے یہ ملزموں کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اتنا زیادہ ٹائم لگایا, ان کو ٹائم بھی دیا, کاروائی کی, اور پھر اس کے بعد صلح ہوگی. بھی اگر ان کو معاف کرنے سے ہمیں اس بات کا اور زیادہ قلق ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے سدھرنا تو ہے نہیں. انہوں نے لوگوں نے واپس آ کر اسی سوسائٹی میں اگین کرائم کرنا ہوتا ہے. تو جب یہ لوگ ان کے خلاف بیان نہیں دیتے, ان کو معاف کر دیتے ہیں یا ان سے وہ پیسے لے کر صلح کر لیتے ہیں, یہ ہمارے لیے دکھ کا باعث ہوتا ہے. آپ نے بھی بولا کہ اگین کرائم کرتے ہیں, دوبارہ سے وہ جو ان کی طرف آ جاتے ہیں, تو کیا
कोई ऐसा कानून नहीं है कि दोबारा से इनको जुर्म करने की कोई ऐसी सजा दी जाए कि वो दोबारा से जुर्म ना करें? उसमें कानून में अगर दोबारा करने पे वो इनहांस ज़रूर होती है, लेकिन वहाँ तक फिर कोई लेकिन फिर आपको शायद पता करना पड़े, किसी को खड़ा तो होना पड़े उनके खिलाफ। जब ये लोग वहाँ खड़े नहीं होते, अदालतों में ये बयान नहीं देते, उनके खिलाफ एविडेंस नहीं देते, तो फिर हमें उसका वो काफ़ी सटीक हुई। जब एविडेंस नहीं दिए जाते हैं फिर आपका भी जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट होता है, तो फिर केस ही क्यों किया जाता है? केस भी ना करें। बस वो पैसे ले लेते हैं लोग उनसे और इस तरह वो बयान देने से मुकर जाते हैं। गवाह को क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है जो गवाही देने आते हैं लोग? उस हम फुल प्रोटेक्शन देते हैं। हम उनको कहते हैं कि वो आपको पुलिस की तरफ से जो भी प्रोटेक्शन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। और ऐसा, और अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि गवाह को ही कोई फायर मार दिया जाए या कुछ हो जाए? बहुत रेयर केसेस होते हैं उनमें, लेकिन उनमें हम फुल प्रोटेक्शन देते हैं अगर वो डिमांड करें, अगर सच है ऐसी बात आए। पाकिस्तान में लेन देन पर कोई कानून नहीं बनाया गया, कि आपको नहीं लगता कि इस पे कोई कानून बनाना चाहिए? ये जो जितने दीवानी नोयत के मामलात हैं इनमें बेहतरी आनी चाहिए, इसमें कानून की ज़रूरत है। हर जुर्म के पीछे ही पैसा होता है। लेन देन के जितने मामलात हैं, ये दीवानी नोयत के जितने मैटर हैं, इनमें गुंजाइश मौजूद है और इसमें बेहतरी आनी चाहिए। आपसे एक और सवाल करना चाह रही हूँ कि अवाम के दिलों में पुलिस को लेके इतनी नफरत क्यों है? लोग ये कहते हैं कि पुलिस वाले ही कानून के रखवाले ही लोगों की जानों के दुश्मन बन जाते हैं। बेसिकली ये एटीट्यूड का इशू होता है। अगर आप बेहतर रवैये से बात करें तो मोहब्बत ज़्यादा बढ़ सकती है, इन्हांस हो सकती है। क्योंकि लास्ट में ये पुलिस में वो एजुकेशन इतनी नहीं थी, अनएजुकेटेड लोग होते थे और उसमें जब कोई थाने वगैरह कोई जाता था तो उससे बेहतर सलूक नहीं होता था। लेकिन अब इन्वायरमेंट सारा चेंज हो चुका है। अब थानों में वो कंप्यूटराइज सिस्टम आ चुका है, वो सारे कैमरे उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और अभी मामला जितना है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसमें बहुत सारा माहौल चेंज हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि आपको फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं, तो फैमिली को किस टाइम वक्त देते हैं फिर? ये एक मुश्किल सवाल है। हफ्ते में एक दिन हमें अगर मिल जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। एक दिन मिल जाए, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता होगा। ईद पे भी आपको आना पड़ता है, कोई भी त्यौहार हो जाए फिर भी आपकी ड्यूटीज लगी होती हैं। को हम चैलेंज समझ कर आए थे, हमें पता था कि ये इन चीज़ों में ये इधर छुट्टी वगैरह का इशू बहुत, तो ये ईद के त्यौहार का हमने उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये निकाला है कि फैमिली को साथ इधर ले आए, फैमिली को ही साथ इधर ले आए। तो अच्छा, बच्चों ने कभी गिला नहीं किया कि कोई त्यौहार है हमने आपके साथ ही मनाना है, आपने आज ड्यूटी पे नहीं जाना? उन्होंने वो तो अपने आप को वो कर लिया है मैनेज के, वो यूज्ड हो गए, आदत हो गई है अब उनको, उन्होंने अब मैनेज कर लिया। कोई एक मैसेज दे दें पब्लिक के लिए और पुलिस वालों के लिए कि पुलिस का कल्चर तब्दील होना चाहिए और पुलिस वालों को लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, अच्छे तरीके से पेश आना। को इसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जुल्म के साथ उसका साथ न दें, जालिम का साथ न दें, मजलूम का साथ दें, सच्ची बात करें। सच्ची बात करने से वो तमाम प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। अगर मुद्दई सच्ची बात करेगा, झूठा पर्चा नहीं दर्ज होगा, झूठे मुलज़म वो नहीं लिखवाएगा, तो हमारा उससे काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं और ये मुआशरा भी बेहतर हो सकता है। हम किसी तौर पर भी ये एडवांस कंट्रीज़ के से कम नहीं हैं, लेकिन अगर हम वहाँ अपनी सोसाइटी में ये झूठ बोलना, गलत बातें लिखाना, गलत चीज़ें लिखवाना ये छोड़ देंगे तो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के दिया। नाजरीन, आज हम जहलम में मौजूद थे और डीएसपी अकरम गोंदल साहब से तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे कि और उनसे ये पूछा कि उनके इलाके में जराइम की शरह में कितनी कमी आई है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। अच्छी